हाँ, तो आपकी जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया या फिर ज्योग्राफी के नाम से एक ही बात है जो अपने चैप्टर कर रहे थे, इसका पार्ट 1 अपन ने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आई थिंक आपने उसको नोट भी कर लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। रही बात क्लास की, तो अब डेली आपकी क्लास होगी बिल्कुल शानदार तरीके से। मैथ्स में अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ये चैप्टर भी शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया, चिंता वाली कोई बात नहीं है। और अब साइंस भी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बस रेगुलर बने रहिए, नोट्स प्रॉपर बनाओ, साथ के साथ याद करो। और अपन इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से और बहुत बार पूछा भी गया है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये क्वेश्चन ही मान लेना एक तरीके से। पहली बात तो यहीं स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बन गया कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कब हुआ, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, जून 1992 प्रॉपर तरीके से बोलेंगे तो जून का मंथ था, जून महीना 1992 के अंदर ये रियो डी जेनेरियो समिट हुआ। और इसमें कितने देशों ने, कितना कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, तो मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट। यहाँ पर स्टेट्स का मतलब कंट्री है, ध्यान रखना, संसार के अंदर जितना भी कंट्री है उन सबको स्टेट बोला जाता है। तो रियो डी जेनेरियो क्या है, ध्यान से सुनो। रियो डी एक जेनेरियो एक शहर है ब्राज़ील का, जैसे इंडिया में एक शहर हो गया दिल्ली, जयपुर, ये शहर हो गए, वैसे रियो डी जेनेरियो एक शहर है, किसका, ब्राज़ील का एक शहर है। वहाँ पर ये अर्थ समिट हुआ था, ये पहला अर्थ समिट है, फर्स्ट अर्थ समिट है वर्ल्ड का, ये भी ध्यान रखना। कब हुआ था, जून 1992 के अंदर। कितने कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किया था, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट ये था। तो कितने क्वेश्चन बन गए। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, वेयर, तो ब्राज़ील में है। कब हुआ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जून 1992 को हुआ। और क्या फैक्ट है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट का नाम बताइए, तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट का नाम है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन बन गए, क्योंकि अब जो पेपर पैटर्न बनता है आपका वो वन लाइनर का बन रहा है, ऑब्जेक्टिव का बन रहा है, MCQs का बन रहा है, इसलिए एक एक चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। द समिट वॉज convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। बात है, कोई भी समिट होता है, चाहे कोई सा भी, कहता है ना, कोई सा भी एक मतलब कोई मीटिंग भी अगर हम रखते हैं तो क्यों रखते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल सही, इसके पीछे कुछ पर्पज़ था, ऑब्जेक्टिव था। वो ये था कि इसमें कुछ मतलब कुछ बातें की गई थी, वही की गई थी एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम थी। बिल्कुल, क्या अर्जेंट प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। ये सब बातें, और वो भी पूरे ग्लोबल लेवल पर ये प्रॉब्लम है, पूरे संसार की एक समस्या है। क्या भाई, सीधी सी बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है दिन ब दिन। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को हर चीज़ की बढ़ोतरी होने बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, वो अवेलेबल कराने के लिए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, भाई ट्रीज़ वगैरह कट रहे हैं, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं हो रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। इसलिए कहा गया कि इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना एनवायरनमेंट अगर प्रोटेक्शन नहीं किया, पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखा, तो आने वाली टाइम में बहुत ज़्यादा अर्थ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वो भी इकोनॉमिक, कौन सा डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, और साथ में अपना जो इन्वायरमेंट बचे, दोनों बातें ध्यान में रखी गई। तीसरा पॉइंट, द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डेकोरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर जितने भी जो लीडर्स आए थे हर कंट्री से, भाई किसी से प्राइम मिनिस्टर आया था, किसी से 100+ कंट्री के आए थे, किसी से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब आए थे, किसी कोई भी आया था, कोई वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी मिनिस्टर होते हैं वो आए थे। हर कंट्री से कोई ना कोई एक बंदा जो लीडर होता है वो आया था, जिन्हें साइन किए थे, सिग्नेचर किए थे, किस पर, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक तरीके से एक स्टैम्प पेपर था, ऐसा मान लीजिए। उस पेपर का नाम था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके ऊपर सभी ने साइन किए थे और ये सहमति जताई थी, सब ने यस बोला था कि बिल्कुल हम इस तरह से काम करेंगे कि डेवलपमेंट भी हो, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो,
ये सब हम बिल्कुल तरीके से काम करेंगे, सभी की सहमति थी। अब जैसे कोई भी कंट्री डेवलपमेंट करती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसको ग्लोबल लेवल पर डांट पड़ती है, ठीक है। ये सब ध्यान, जो यूएनओ जो है वो इनका कंट्रोलर है, हेड है, वो ध्यान रखता है। द रियो कन्वेंशन, इसको शॉर्ट में रियो भी बोल सकते हैं। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडोप्ट एजेंडा 21, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। एजेंडा 21 क्या है, मतलब 21वीं सेंचुरी, 21st सेंचुरी तक इन्होंने कहा कि सब जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको पिछली क्लास में डेफिनेशन लिखवाई थी, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल हो चाहे इन्वायरमेंट हो, किसी का डिस्टर्ब ना हो और डेवलपमेंट भी हो जाए, वो होता है। उन सब का ध्यान रखते हुए जो डेवलपमेंट किया जाता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो यही बस इसमें मेन मुख्य मुद्दा रखा गया था कि इंडोस ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था और अचीव की 21st सेंचुरी के अंदर, एजेंडा 21 का मतलब 21वीं शताब्दी है, कि 21वीं शताब्दी तक 21st सेंचुरी तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो करना ही करना है। 21st सेंचुरी तक हमारा टारगेट होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट 4 बातें हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की, जो 1992 जून 1992 के अंदर हुआ था ब्राज़ील शहर में। चारों हूबहू एज इट इज आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अगला एजेंडा 21, जो भी अपन ने नाम भी लिया था इसका, तो एजेंडा 21 की बात देखो। इट इज, पहली बात तो एजेंडा 21 है कि एग्जाम में क्वेश्चन व्हाट इज एजेंडा 21, तो ये लिखना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एजेंडा 21 के बारे में तो आंसर यही होगा, इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स इन रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992 हेल्ड इन ब्राज़ील। पहली बात तो ये हो गया, हूबहू पॉइंट वही है जो अपन ने पीछे पढ़ा। इसमें जो बातें पढ़ी थी वही काम आ गई कि ये एक डिक्लेरेशन था, एक कहते हैं ना आदेश था, किसी की सबके सहमति थी, एग्रीमेंट था, जिसमें साइन किए थे लगभग 100 हेड्स ऑफ स्टेट, 100 से अधिक कंट्री के लीडर्स हैं इन रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के अंदर, ब्राज़ील के अंदर ये हुआ था। पूरी बात सही हो गई, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है एजेंडा 21 का, इट इज साइन एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि साइन किए गए थे, उस स्टैम्प पेपर का क्या नाम था, UNCED। ऐसा मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक ऐसा मान लीजिए स्टैम्प पेपर था जिसके ऊपर सभी ने मिलके 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स ने सिग्नेचर किए कि बिल्कुल हम 21st सेंचुरी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। किसी भी तरह से, जैसे कि अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की किस हिसाब से खपत हो रही है, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो हैं, अगर इस हिसाब से अपन इसका यूज़ करते गए तो फ्यूचर जनरेशन जो पेट्रोल डीजल की शक्ल नहीं देख पाएगी, क्योंकि ये तो ख़त्म होता जा रहा है। तो इन सब से पोल्यूशन भी हो रहा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए, और अर्थ पर टेम्परेचर ना बढ़े, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह सबका ध्यान, ओजोन लेयर भी डिस्टर्ब हो रही है, इन सब का ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना है। ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा UNCED की फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED की फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और थी, इसका मेन एम क्या था, तो इट एम्स एंड अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है, इतना सा 2 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन है। किस मार्क्स के लेवल का है, सिर्फ इतना सा आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्या कि व्हाट इज द एम्स ऑफ एजेंडा 21, एजेंडा 21 का एम, मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेन तो ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, वो मेन अचीव किया जाए, ये मेन मुख्य मुद्दा था। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मुख्य मुद्दे थे। ये एजेंडा साथ जो था वो इन्वायरमेंट डैमेज, यानी इसके ऊपर की इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी पॉवर्टी ये भी मिटनी चाहिए, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। अगर जैसे कि अभी कोविड आया था, पूरे देश में हाहाकार मच गया था, और आपने देखा होगा भारत के डॉक्टर्स ने, भारत की मेडिसिन लाइन ने किस हिसाब से एक तरक्की पाई थी, हमने झंडे गाड़ दिए थे। USA ने हमसे दवाई मांगी थी कि हमें दवाई दीजिए, हमारी हालत ख़राब है। तो अगर ऐसा कोई डिजीज़ आ जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे फैल गया हो, तो हमेशा उसमें
कॉमन इंटरेस्ट यानी सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए, ये भी इसमें आता है। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इसका भी एक पार्ट है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे समझनी चाहिए। कभी दुख दुविधा में जैसे ऐसा होता है, कभी खूब सारी कंट्रियाँ ऐसी है कि सपोज उसके अंदर ऐसी महामारी आ गई जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जैसे अभी कोविड यूएसए के अंदर, वैसे तो बहुत यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ गई, मेडिसिन लाइन में कोविड का ट्रीटमेंट नहीं था, तो ट्रीटमेंट इंडिया से मेडिसिन भेजी गई थी, आपको बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस हिसाब से कभी अगर कंट्री में हमारे भी कोई दिक्कत क्या बता आ जाए तो वो यूएसए हमारी मदद करेगा। तो ये चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा मतलब जो है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, म्यूचुअल नीड्स, कॉमन इंटरेस्ट, ये सब बातें ध्यान रखना है। एजेंडा 21 के बारे में ये था। एक छोटा क्वेश्चन ये भी लिया अपन, हर बार पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, तो व्हाई इज देयर ए नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, रिसोर्स को बचाना, सुरक्षित करना क्यों ज़रूरी है? तो मैंने सीधा बिकॉज से लिख दिया, आपको ऐसे लिखना है कि नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज बिकॉज, सबसे पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैव लिमिटेड सप्लाई, ज़्यादातर रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में बचे हैं, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, ये आने वाले टाइम में ख़त्म होते चले जाएंगे, फिर फ्यूचर जनरेशन तो इनको देख नहीं पाएगी। सेकंड, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। ज़्यादा यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की खपत करना हमारे पर्यावरण को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे कि जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं अपन, देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ पर जब उसको बनाई जाती है उससे पहले पेड़ पौधे वहाँ पर होते हैं, ट्रीज़ वगैरह होते हैं, उनको सबको काट दिया जाता है, फिर वहाँ पर बिल्डिंग बनती है। तो न जाने कितना एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ है, कितने बर्ड्स पक्षी जो है वो वहीं पर रहना चाहते थे, वो कहीं और नहीं सेट हो पाते। तो हर तरह से इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ता है, सारी बातें बिगड़ती है। तो ओवर यूटिलाइजेशन भी काम का नहीं है, ठीक है, हालांकि करना भी ज़रूरी है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। तीसरा, ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज में कॉज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी समस्या है। ओवर यूटिलाइजेशन करोगे तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्रिएट हो जाएगी, यानी कि जो पैसे वाले बनते चले जाएंगे, गरीब अपनी ज़मीनें बेच देंगे, अपन उनको सस्ते दामों में खरीद लेंगे, गरीब समझते नहीं है, किसानों से ज़मीन खरीद लेते हैं। जैसे कोई माइंस लगानी किसी को, तो उसकी ज़मीन खरीद लेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पर लगा देगा, किसान को एक बार तो पैसे मिल गए, या फिर उस मालिक को एक बार तो पैसे मिल गए, उसके बाद में कहाँ से आएंगे वही नहीं सोचता। तो काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ये सब बातें हैं। इसलिए हमें जो है रिसोर्स को हमेशा कंजर्व करना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुछ बात कही थी रिसोर्सेज के बारे में, उनके खुद के ऑन वर्ड्स थे, तो मैंने उसको हूबहू रखा है। गांधी जी, क्वेश्चन मान लो, चाहे डायरेक्ट आंसर मान लो, क्वेश्चन भी आंसर ऐसा मान लो, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, यानी गांधी जी ने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अपने शब्दों में कुछ बात कही थी। वे कही थी कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब समझे, गांधी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज खूब हैं, घने ही हैं, लेकिन जो लालची हैं उनके लिए नहीं है। भाई लालची तो हमेशा क्या करेगा, और आने दो, तो हमेशा ये करेगा हाई पैसा। लेकिन अगर लालची नहीं है तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इट मीन्स रिसोर्सेज को सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बट वही तभी तो कहा ना, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड इन लालची लोगों के लिए नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन मान लेना, जो मैंने येलो कलर से लिखा है, एज इट इज याद करना है, सीधा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट, ये सीधे क्वेश्चन मान लो, सीधे आंसर क्वेश्चन, पॉइंट बना लेना, 4 पॉइंट है, 4 क्वेश्चन की तरह है, 4 आंसर की तरह मान लेना, चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम, ध्यान रखें, द क्लब ऑफ रोम, इन्होंने सबसे पहले वकालत की थी एडवोकेट रिसोर्सेज कंजर्वेशन, यानी कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहली बात करने वाला, मुद्दा उठाने वाला या वकालत करने वाला जो बंदा था, बंदा सेंस एक इंस्टीट्यूशन था, द क्लब ऑफ रोम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। मतलब ऐसे आवाज़ तो हर कोई उठाते थे कि भाई रिसोर्सेज कंजर्वेशन, रिसोर्स होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर किसी ने आवाज़ उठाई, वो भी कहते हैं ना, वकालत करने का मतलब आवाज़ उठाना होता है, एक आवाज़ उठाई, इस मुद्दे को, इस इशू को सामने रखा,
तो फर्स्ट टाइम रखा, वो भी मोर सिस्टमेटिक वे में 1968 में। दो फैक्ट है, क्या द क्लब ऑफ रोम जिसने सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई, कहाँ कब, तो वो आपके 1968 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट इन 1974 का है, 1974 का 1974 का है। ये गांधी जी की जो फिलोसॉफी है, गांधी जी के जो दर्शन है, उनको रखा गया है इन 1974। गांधीयन फिलोसॉफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय स्कम्पचर, इन ये बंदे का नाम है, ठीक है, स्कम्पचर, वैसे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो आप। इन हिज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इन हिज बुक, मैंने पूरा नहीं लिखा क्या, इन हिज बुक, ये बुक का नाम है भाई, इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ध्यान से समझना, गांधी जी की बात यहाँ पर थी, गांधी जी के विचार सबको पसंद आए, गांधी जी के बहुत तगड़े विचार थे। क्या कहा था इन्होंने, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। वैसे इन्हीं शब्दों को स्कम्पचर नाम का बंदा था, इसने अपनी एक बुक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसके अंदर गांधी जी के जो फिलोसॉफी थी, जो गांधीयन फिलोसॉफी, जो गांधी जी के विचार थे, उनको इस बुक के अंदर रखा था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा कि गांधीयन फिलोसॉफी को फिर से रिप्रेजेंट करने वाला बंदा कौन था, स्कम्पचर था। किसमें किया, उस बुक का क्या नाम था, तो आप कहोगे स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कब की बात है, 1974। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, तो बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट जो 1987 के अंदर रिपोर्ट बनी थी, तो इसमें 2 बातें तो यही होगी, सीधा क्वेश्चन तो ये बन गया, ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई, तो 1987 में आई। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा कि इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या था, तो ये रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करती थी, दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ये रिपोर्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट इसने जो इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें यानी कि डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन कैसा करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। इस रिपोर्ट के अंदर भी यही मेन इशू रखा गया था, मेन मुद्दा रखा गया था। इसीलिए इन्होंने एक बुक भी जारी करी थी, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड ए बुक एंड टाइटल। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। वेरी इजी, ध्यान रखना। ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट कब जारी की गई, कब निकाली, कब पब्लिश की गई, 1987 में पब्लिश की गई। इसके अंदर किस इशू पर बात की गई, तो वही बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस करवा रही है ये रिपोर्ट। दूसरी बात, इस रिपोर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए किस टाइटल से एक बुक जारी की, तो बुक के ऊपर टाइटल था और कॉमन फ्यूचर, ये उस बुक का टाइटल था। इस नाम की एक बुक जारी की, उस बुक के ऊपर जो मेन हेडिंग होती है ना टाइटल, वह था और कॉमन फ्यूचर, हमारा सभी का मतलब भविष्य, और कॉमन फ्यूचर। वेरी इजी, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर एक छोटा क्वेश्चन और है, वो है आपका सजेस्ट देयर मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ध्यान, सजेस्ट 3 मेजर्स, 3 मेजर बताने कंजर्व के, मतलब कैसे हम रिसोर्सेज को जो है कंजर्व कर सकें, कैसे बचा सकें। पहला, प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो वेस्ट जा रहा है उन पर रक्षा की जाए, उनको बचाया जाए, और मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मिसयूज होने से बचाया जाए। वेरी इजी, प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे सेकंड है यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, हमें ऑल्टरनेटिव भी रखना चाहिए भाई, जैसे लगातार किसी रिसोर्स का लगातार यूज़ ना करो। ऑल्टरनेटिव का मतलब कभी ये तो उसका ऑप्शन में कुछ और को ले लो, तो यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और सब्स्टिट्यूट्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्स होता है जिसके ऊपर फिर से काम में ले सकें, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका कोई ऑल्टरनेटिव खोजना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, एक बार खर्च हो गया वापस नहीं हो सकता यूज़, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें और ऑल्टरनेटिव खोजना चाहिए, ताकि जैसे कहते हैं हाइड्रोजन है, अपने पढ़ा भी था H2O। अब H2O में हाइड्रोजन एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से हम ऑक्सीजन में से उसको अलग नहीं कर पाते। ये सारी बातें हैं, अगर उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाए, वैसे ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर के अंदर हाइड्रोजन एक ऑप्शन रहेगा, तो फिर उसको भी माना जा सकता है, लेकिन अभी उतनी टेक्निक नहीं है। तीसरा, जुडिशियल एंड केयरफुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, थोड़े न्यायिक कुछ प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम इसका जो है यूटिलाइजेशन सही ढंग से कर सके रिसोर्सेज का। कुछ ऐसा जुडिशियल का मतलब कुछ ऐसे नियम कायदे कानून कायदे भी होने चाहिए कि जिससे ज़्यादा यूज़ करोगे, वैसे है सबके, जुडिशियल भी है, सभी के रूल्स लॉ बने हुए हैं, आप किसी का मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो ये 3 पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। सजेस्ट 3 मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर आता है
इससे बड़ा आएगा नहीं, तो 2 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन ये भी आपका रेडी है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से समझना है। इसमें 5 पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। क्वेश्चन आएगा कि जो लैंड रिसोर्सेज हैं उसका मेन पर्पस क्या है यूज़ करने का। भाई लैंड रिसोर्स ऐसा मान लो कि मेन 5 कौन कौन से तरीके पर्पस जिनसे लैंड यूज जो है वो डिफरेंट उनके नाम है। तो 5 पहले नाम याद करो। पहला तो है फॉरेस्ट, मतलब हमारी जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो कितने टुकड़ों में बटी हुई है ये मान लो आप, ठीक है। तो पहला फॉरेस्ट को हम ज़मीन देते हैं, मतलब फॉरेस्ट के नाम की हमने रजिस्टर्ड कर रखी है, ये ज़मीन फॉरेस्ट है। सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी ज़मीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तीसरा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें कुछ कारण हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ता है, जैसे कि एक किसान है वो खेती करता है, सपोज उसके 20 बीघा ज़मीन है, एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर उसके 20 बीघा ज़मीन है तो किसान 20 बीघा में खेती थोड़ी कर सकता है, उसके गाय भैंस भी तो है, पशु है, तो क्या करेगा, सपोज वो यहाँ पर 15 बीघा ज़मीन को यूज़ करेगा और 5 बीघा ज़मीन वो क्या करेगा, पोस्चर के लिए छोड़ेगा, मतलब गाय भैंस के चराने के लिए वो छोड़ेगा उस ज़मीन को, ठीक है। तो 5 बीघा ज़मीन वो छोड़ेंगे, 15 में खेती करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर जब आएगा उस 5 बीघा को यूज करेगा, 15 में से किसी 5 को छोड़ेगा, कुल मिला के खेती 15 में ही करेगा, 10 इसकी निकालेगा, 5 इसको यूज कर लेगा, मतलब हर बारी जो है 5-6 बीघा, 5 बीघा, 4 बीघा तो हर बारी उसको गाय भैंस के लिए रखना ही पड़ता है। तो वो है अदर अनकल्टिवेटेड ज़मीन, सही है वो, लेकिन कल्टीवेटेड नहीं कर सकते सारी ज़मीन को। अगर बोलेंगे बीज देंगे तो फिर पशु भी तो घूमेंगे, चरेंगे, कहाँ चरेंगे, ठीक है। सिर्फ चारा खाने से पशु निरोगे नहीं रहते हैं, सही नहीं रहते हैं, उनको थोड़ा हरा घास भी खाना पड़ता है, तो खेत में घूमते भी हैं, वो सारा बात होता है, ठीक है। चौथा है फेलोलैंड्स है, फेलोलैंड्स का कुछ टाइम पीरियड अभी बता दूंगा मैं आपको। और 5वां नेट सोन एरिया। तो 5 पॉइंट याद करना है, पहला फॉरेस्ट, सेकेंड हेडिंग है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, तीसरा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फेलोलैंड्स, और 5th है नेट सोन एरिया। अब एक ही करते हैं पीएचडी। आओ इधर, फॉरेस्ट तो आप समझ गए, जो हमने फॉरेस्ट रिजर्व कर रखे हैं कि ये जंगल है, वहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती, वहाँ पर हम जा आ भी नहीं सकते, बस हो गया। लेकिन सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इनमें कौन कौन सी आती है, तो एक तो बैरन यानी कि बंजर ज़मीन है, जहाँ पर खेती करना अब पॉसिबल ही नहीं है, जैसे वो ज़मीन जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के स्टोन्स पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते, बंजर ज़मीन है वो, कितनी भी खाद डाल दो बंजर ही बंजर रहेगी। तो बैरन एंड वेस्टलैंड है वो, ठीक है, तो वहाँ पर तो खेती नहीं हो सकती, एक तो ये कारण है। तो आपका लैंड नॉट अवेलेबल कल्टीवेशन के लिए एक तो आ गया बैरन एंड वेस्टलैंड, यहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते, तो ये आ गया आपका नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कोई काम की नहीं है। दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक बिल्डिंग्स है, रोड्स है, फैक्ट्रीज है। अब बिल्डिंग बना ली तो उस बिल्डिंग वाली ज़मीन को कभी भी आप जो है कल्टीवेबल ज़मीन में ऐड नहीं कर सकते, वहाँ पर खेती आप कभी नहीं कर सकते, जितनी दूर बिल्डिंग बन गई बस वो तो ज़मीन गई। हाँ, आसपास में पार्किंग भी तो वहाँ पर भी नहीं कर सकते। एक लाइक स्कूल है, अब स्कूल के बीच में ग्राउंड भी होता है, तो ग्राउंड तो बच्चों के लिए चाहिए ही चाहिए, वो भी एक तरीके से नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, लेकिन ज़रूरत है उस ग्राउंड की भी, तो वो सब आ जाता है। रोड सड़कों से कितनी ज़मीन जाती है वेस्ट, नहीं खेती कर सकते, और फैक्ट्रीज़ में भी बहुत सारी ज़मीन जाती है, नहीं यूज़ कर सकते। तीसरा पॉइंट, अदर कल्टीवेटेड लैंड क्या होता है, तो इसमें आ जाएगा एक्सक्लूडिंग फेलोलैंड्स, जैसे कि परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो किसान 5 बीघा ज़मीन छोड़ते हैं ना, 20 बीघा एग्जाम्पल दिया था, वो इसी का एग्जाम्पल था। परमानेंट पशुओं के लिए जो छोड़ा जाता है, ज़मीन छोड़ी जाती है, मजबूरी है किसानों की, छोड़नी पड़ेगी, वरना चराएंगे कहाँ पर। आपने अगर थोड़ा बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि का नॉलेज है तो आपको पता चल रहा होगा। सेकेंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोज नॉट, सही बात है, जो नॉट इंक्लूड इन नॉट सोन एरिया, मतलब वो ज़मीन जहाँ पर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रीज़ होते हैं, हमारे पेड़ पौधे भी होते हैं, जहाँ पर वो लगा दिए जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पर सरकार भी मुहिम चलाती है, तो उस पेड़ पौधों में जैसे सफ़ेदे लगाना है, खूब सारे ऐसे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको अपन उनका रोपण करते हैं, उनको लगाते हैं, ट्री क्रॉप्स ग्रोज, तो वहाँ पर भी ज़मीन खेती नहीं कर सकते, वहाँ पर सिर्फ वो ट्रीज़ लगाए जाते हैं, लेकिन वो भी यूज़फुल है, लेकिन खेती नहीं कर सकते। कहने का मतलब है वो अनकल्टिवेटेड लैंड तो है ही ना। फिर तीसरा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि लेफ्ट अनक्लोडिव मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, ऐसी ज़मीन जो
वैसे तो सही थी, लेकिन पिछले 5 सालों से वहाँ पर कोई खेती वेती नहीं हुई, तो फिर वो भी वेस्टलैंड हो गई। अब वो भी एक तरीके से बंजर जैसी हो गई, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। वो होती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पर 5 सालों से, पिछले 5 सालों से वो परतल पड़ी है, ठीक है, परती पड़ी है। फैलो लैंड्स में क्या आता है, इसमें करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो दो आते हैं। करंट फैलो क्या होती है, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 या फिर उससे भी कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर याद रखना। करंट फैलो का मतलब है अभी ताज़ा है, ताज़ा, पिछले 1 साल से जिस पर खेती नहीं हुई या फिर 1 साल से कम मान लो, उनको बोला जाता है करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो, इसका मतलब है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। वो तो था करंट फैलो जो 1 साल से कम में जिसमें खेती नहीं की गई हो। लेकिन अदर देन करंट फैलो हो जाएगा पिछले 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं की गई। एक से मान लो कि 1 से 5 सीजन ऐसे निकल गई जहाँ पर खेती नहीं की गई, वो अदर देन करंट फैलो हो जाएगा। लेकिन ये कल्चरेबल वेस्टलैंड है, ये लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ये 5 से भी ज़्यादा तो कल्चरेबल है, 5 से कम या 5 तक वो हो जाएगा अदर देन करंट फैलो। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, सी इसका बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लास्ट बचता है नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस, प्लस का मतलब है ये प्लस, यही वाला प्लस है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये सब इसमें आ जाते हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को इसके अंदर अगर जोड़ दिया जाए तो नेट सोन एरिया बन जाता है वो। इसको तो सीधा याद ही कर लेना, ज़्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है। ज्योग्राफी 11-12 के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इनको, लेकिन अभी तक अपना इतना सीमित है। ये ध्यान रखना था लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब हमारी जो ज़मीन है उसका क्या क्या यूटिलाइजेशन है, हम किस हिसाब से इंडिया में ज़मीन का यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट पोर्शन है इसके। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट आज का, एक्सप्लेन द लैंड पैटर्न ऑफ इंडिया। एक तो क्वेश्चन ये है, यानी इंडिया के लैंड पैटर्न को एक्सप्लेन कीजिए। इसी में कंटिन्यू एक क्वेश्चन और है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नाउ द लैंड यूज पैटर्न ऑफ ए कंट्री। दूसरी बात ये भी है कि लैंड यूज पैटर्न जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गए हैं, पहले इसका आंसर लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे बारी बारी। तो देखो लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पर क्या पैटर्न इंडिया के अंदर। पहला पॉइंट, द नेट सोन एरिया हैज़ डिक्रीज्ड मोर देन 46.26%। ये 1960-61 के आंकड़े हैं, याद करने पड़ेंगे, डाटा है वहाँ के, टू 45.5% जो 14-15 में हो गए। हालांकि आप चाहो तो अगर ये 17-18 के डेटा भी लिखवाते हैं अगर आपसे टीचर, तो आप यहाँ पर अपन चेंज कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं। 14-15 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक अपन ने ये फॉलो किया है। तो ध्यान रखना एक बात तो ये कि नेट सोन एरिया के अंदर हम डिक्रीज हुए हैं 46.2% सॉरी डिक्रीज हुए थे, जो कि आपके 45.5% आ गए। ये तो था 1960-61 में, और अभी ये 45.5% 2014-15 में हो गया। इसका मतलब हम थोड़ा डिक्रीज हुए, कम घटे हैं। इसका मतलब ये, दिस मीन्स दैट मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग यूज्ड इन अदर एक्टिविटीज़, दिस इज गुड साइन। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो इज़ बीइंग यूज्ड इन अदर एक्टिविटीज़ के अंदर यूज हुई है। इसका मतलब हमें ये अच्छा साइन है कि डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। नुकसान थोड़ा अलग और वो बात अलग है। दूसरा, द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड। अंडर फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो भी बढ़ी है। कैसे बढ़ी, डाटा देख लो, 18.11% 1960-61 में थे, जो कि 23.3%, ये पॉइंट है, 23.3% हो गए 14-15 में। इट मीन्स इट इज़ फार बिलो द साइंटिफिक नॉर्म्स। ठीक है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, फैक्ट उस हिसाब से काफ़ी नीचे चला गया है। तीसरा, द लैंड अंडर परमानेंट प्रोसेस, जो कि फिक्स किसान जो खेती बाड़ी के अलावा जो ज़मीन छोड़ते हैं पशुओं के चरने के लिए, वो इज़ वेरी लो। इट मीन्स ओनली 3.3%, ये काफ़ी कम है। इसका मतलब ही सही बात है, जितनी कम परमानेंट प्रोसेस छोड़ेंगे इसका मतलब उतनी ज़्यादा हम खेती करेंगे, और खेती करेंगे तो देश को अनाज मिलेगा, जो कि प्लस पॉइंट है। दिस शोज द थर्मोडाउज प्रेशर ऑफ लिवस्टॉक पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। इसका मतलब ये है कि इससे साफ संकेत जाता है कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर लोगों का ज़्यादा विश्वास हो रहा है, प्रेशर थोड़ा कम होगा, ज़मीन से पैदा होगी। कैटल आर रियर्ड मैनली ऑन द फार्म वेस्ट ग्रैंड चाप्स एंड फ्यू फूडर क्रॉप्स, जो हैं वो भी आप समझ रहे हो कि जो कैटल जो होते हैं, मवेशी चरने वाले होते हैं, उनके लिए भी फूड क्रॉप्स वगैरह अवेलेबल होगी, ग्रेन अवेलेबल होगा, खाने के धान अवेलेबल होगा, चारा अवेलेबल होगा, ये भी प्लस पॉइंट है।
चौथा है एरिया अंडर करंट फेलो लैंड हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड विच शोज दैट द एग्रीकल्चर कंडीशन हैज़ बिकम हार्डर ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी, उसके लिए भी पॉइंट है। और पांचवा, ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड एंड द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज and land put other non agriculture uses includes settlements, roads, railways, industries, इन सब में भी इसका यूज़ है। तो ये कुछ 5 पॉइंट है एज इट इज़ याद करने हैं। जो लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया है जो था, ऐसा हमारा पैटर्न है इंडिया के अंदर ये लैंड पैटर्न। और दूसरा है कि वाई इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इम्पोर्टेंट टू नाउ द लैंड यूज पैटर्न ऑफ ए कंट्री, इंपॉर्टेंट होने के पीछे 3 मेन कारण है। पहला, फॉर एनी कंट्री द अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल लैंड इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। पहली बात तो ये है, अब जैसे हमारी बाउंड्री है देश की, फिक्स बाउंड्री है, तो ज़मीन कभी नहीं बढ़ सकती भाई, हड़प थोड़ी सकते हैं अपन, बाउंड्री तो फिक्स हो गई। तो ये फिक्स है कि किसी भी जो भी कंट्री है, कोई भी देश है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल लैंड, ज़मीन जो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए हमें ज़मीन का हमेशा सही ढंग से यूज़ करना चाहिए। सेकेंड, इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज, it is necessary to plan for the proper use of all the available land। इसलिए हमेशा जो है इंक्रीजिंग प्रेशर, आपको पता है दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रेशर ज़मीन पे बढ़ेगा भाई, अनाज चाहिए ना लोगों को, तो प्रेशर बढ़ेगा अलग अलग पर्पज़ के लिए, चाहे रहने के लिए, चाहे खाने के लिए, चाहे कैसा भी करने के लिए। इसलिए नेसेसरी है कि एक अच्छे ढंग से प्लान बनाया जाए और ढंग से जो अवेलेबल लैंड है उसका यूज़ किया जाए। तीसरा, टू फुलफिल द इकोनॉमिक नीड्स of the people and for maintaining the ecological balance, it is very important to know the land use pattern of a country। इसलिए दूसरी थर्ड पॉइंट ये भी है कि फुलफिल ऑफ इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द पीपल, इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पीपल जो भी उसको फुलफिल करे, ऐसा प्लान बनाना चाहिए। एंड फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे, ये भी ध्यान रखना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ द लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। इसलिए किसी भी कंट्री का जो है क्या बोलते हैं, जो लैंड यूज पैटर्न है वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की क्लास, पार्ट 2 है। अब एक पार्ट और आएगा, उसके बाद में ज़बरदस्त अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। मेरे साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, नोट करने समझते हुए, और रजिस्टर सेपरेट आपको बनाना है। मैथ्स का रजिस्टर सेपरेट बना लिया होगा आपने, एसएसटी का अलग सेपरेट बना, एसएसटी में भी 4 बना लो भले, ज्योग्राफी का अलग बना लो, हिस्ट्री का अलग बना लो, पॉलिटिकल साइंस का अलग बना लो, इकोनॉमी अलग बना लो, और बाकी सबके साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग बना सकते हो। तब क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको कराने वाला हूँ, उसमें कुछ मोस्ट क्वेश्चन भी होंगे, इसलिए रजिस्टर तो आपके भर जाएंगे साल भर। स्कूल के रजिस्टर आपको अलग रखने हैं और अपने यहाँ के रजिस्टर अलग रखने हैं, ठीक है, ये बात थी। और प्रॉपर नोट्स बनाओ शानदार तरीके से, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन इसका लाइव टेस्ट भी रख लेंगे, ठीक है, ओके।